guys, today we will discuss chapter number 2 of Indian economy. The name of the chapter is Indian economy 1950 to 1990. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में. आफ्टर इंडिपेंडेंस द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू चूज एन इकोनॉमिक सिस्टम which would be most suitable for the nation and would promote the welfare of all other than few. They had the choice of the following three forms of the economic system. Number one is socialist economy, mixed economy और capitalized economy. यहाँ पे हमें तीन इकोनॉमी के बारे में बात करनी है. एक तो होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो सबसे पहले हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में ही बात करते हैं, जो कि कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट. उसके बाद जो इसका मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, और जो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज डोमिनेंट्स करते हैं वो करते हैं गवर्नमेंट पब्लिक. ऐसे ही अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंट्रोल करती है मार्केट फोर्सेस. इसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. यहाँ पे मार्केट प्राइवेट होती है प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज की. ऐसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी से हमें ये समझ आ रहा है कि ये कैपिटलाइज्ड और सोशलिस्ट का मिक्सचर होगा. मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. मींस यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का भी होगा और वो मार्केट फोर्सेस का भी होगा. जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा. प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो गवर्नमेंट भी करेगी और मार्केट भी करेगी. वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों रहेगा. सो आवर लीडर डिसाइडेड टू चूज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करेंगे. इसके बाद आता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिपेंडेंस इंडिया. Economic planning is a process in which a central authority of a country defines a set of goals to be achieved within a specific period and set up a plan to achieve those goals, keeping in view the country sources. तो यहाँ पे हमें इसके बाद दिखा रखा है Planning Commission was set up in 1950 under the chairmanship of first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. Planning Commission formulated 5-year plans to achieve the objective of economic planning. यहाँ पे हमें economic planning की definition बतानी है. तो economic planning means utilization of country resources in different development activities in accordance with national priorities. फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान, जिसको हम बोलते हैं FYPS, 5 years प्लान. तो 5-year प्लान को हम याद रखने के लिए एक टेक्निक याद करेंगे जो कि वर्ड होगा जेम्स, GEMS, GEMS. तो वो जो वर्ड है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. तो जो वो वर्ड होगा वो होगा GEMS, जो कि बना जैम्स. G फॉर GDP ग्रोथ, E फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मॉडर्नाइजेशन, S फॉर सेल्फ रिलायंस. ठीक है. तो सबसे पहले हम GDP ग्रोथ की बात करते हैं. It refers to increase in country capacity to produce goods and services within the country. Increase in GDP is a good indicator ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यहाँ पे कहा है अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वो एक गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का. तो इसको हम समझते हैं कि जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी बढ़ेगा. उससे जो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज होगा. इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ. इसके बाद अब ये सुनो, प्लानिंग इन इंडिया वॉज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज विल फुल्ली एक्सप्लोर and production technology was continuously improved so that GDP achieved a momentum. इसके बाद हमारा मॉडर्नाइजेशन आता है. मॉडर्नाइजेशन refers to change not in production method but also in the social outlook of a society by granting equal status to women
All the 5-year plans were formulated with a view to encourage the modernization of the economy. Modernization का मतलब है कि adapting and updating the modern technology in the process of growth. Output can be increased either by increasing the pool resources or by using innovation technologies. Green revolution in India, agriculture is a well-known example of how technology can bring about revolution changes. इसके बाद हमारा आ जाता है M for modernization हो गया. इसके बाद हम G वाला पढ़ते हैं. सॉरी, हमारे पास फिर E और S वाला बचा, तो हम आगे देखते हैं. तो जो हमारा सेल्फ रिलायंस और इक्विटी है, अब हम ये पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेल्फ रिलायंस को पढ़ लेते हैं. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है द फर्स्ट 7 5-year plans gave importance of self-reliance by avoiding imports. This policy was considered a necessary in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. यहाँ का मतलब होता है जो काम है वो अपने लिए करना, खुद कुछ काम करें अपने लिए. हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए करें, ये होता है सेल्फ रिलायंस. इसके बाद अगर हम इक्विटी की बात करें, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन डिस्पारिटी ऑफ इनकम और वेल्थ बाय अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पे आता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. Become a meaningful exercises if benefits of growth occur to only hand in the people in society. ठीक है. इसके बाद आता है effects of 5-year plans on different sector between 1950 to 1990. The first 7 5-year plans covering the period between 1950 to 1990 attempted to achieve the above state goals and a considerable effect on the agriculture and industry sector and also the foreign trade of the country. The effect on these sectors have been discussed below. एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं हम. सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर को. सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सिडेंस फार्मिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, स्मॉल होल्डिंग, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम. The policy makers of independent India addressed this issue through land reforms and introducing new agriculture policy which aim at promoting the use of high yielding variety seeds HYV seeds होते हैं. अब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लैंड रिफॉर्म्स इट primarily refers to the change in the ownership of land holdings. तो सबसे पहला आता है abolition of intermediaries. The zamindar system was abolished. Ownership right were passed to the actual tiller of land. Abolish of intermediaries का मतलब होता है पहले जमींदार की लैंड पे काम करा करते थे, पर अब जो वो काम करते हैं वो अपनी लैंड पे काम करते हैं. इसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट. To regulate and put on and to excessive expression from the cultivators in the form of rent. Maximum ceiling with regards to rent was fixed. Generally, these are subjected to a maximum limit of 1/3 of the crop value. Regulation of rent का मतलब होता है इनसे जो रेंट है इनसे ज़्यादा रेंट चार्ज नहीं करा जाता था, इनसे ज़्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते वो. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है यहाँ पे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेड होल्डिंग स्टेप्स वर टेकन फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. इसका मतलब होता है जो लैंड दूर दूर होया करती थी उन सबको एक ही कर दिया जोड़कर, अब कोई भी दूर दूर लैंड नहीं रहेगी. इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ceiling on land holding. A ceiling or a maximum limit was imposed on the land holding belonging to a particular family to promote equitable distribution of land holdings. Ceiling on land holding का मतलब होता है
जिसके पास हद से ज़्यादा लैंड हो तो वो गवर्नमेंट लैंड ले लेती थी, हद से ज़्यादा नहीं होती थी। इसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स अ सडन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन अचीविंग थ्रू डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ ऑथराइज्ड बॉडी। Green Revolution in India was a direct sequence of landhold reforms and use of HY seeds. Two major effects of Green Revolution are a substantial rise in food grain production, rise in productivity. So अब हम यहाँ पे Green Revolution की बात कर रहे हैं, तो Green Revolution का यहाँ पे मतलब होता है फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देना, ये होता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके कुछ हम अब देख लेते हैं इम्प्लीमेंट्स क्या थे। यहाँ पे यूज़ ऑफ HY सीड्स था, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र था, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर फूड क्रॉप था। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस our industry base was extremely weak. It was confined to total textile and jute. There were only two well-managed iron and steel industry, and the contribution of this sector towards GDP was also very low. This sector was marked by the presence of public sector. Small-scale industry was also encouraged these sectors. इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे PSU means public sector undertaking include those business enterprises which were controlled and run by the government. The government venture in the industry sector through PSU to promote heavy and basic industries and develop the infrastructure of the country. A dominant role was given to all this industry because of the mentioned reason. क्या क्या reasons थे जो dominant role लिया गया? एक तो lack of capital था, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था, टू प्रमोट सोशल जस्टिस अलॉन्ग विथ ग्रोथ भी था। इसके बाद आता है रोल ऑफ SSI इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स SSI इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ on the asset of a unit. This limit has charged over a period. At the beginning of planning 1951, it was defined as only one those did not exceed rupees 5 lakh. It is presently defined as one whose investment does not exceed rupees 5 crore. In 1955, the Village and Small Scale Industry Committee, also called CAV Industry, noted the possibility of using small-scale industry for promoting industrialization as well as rural development. It was recommended that SSI should be promoted as to achieve growth with equity and labor-intensive. The production of a number of products was reserved for the small-scale industries to provide their competition with large business. These units were also given concessions such as lower excessive duty and bank loans at low interest rates. इसके बाद है IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में हुआ है ये, ठीक है। Classification of industry based on ownership. Industries was classified into 3 categories. Those industry which could be established and developed excessive as public sector enterprises. Those industry which could be established both private and public sector enterprises with private sectors begin given a secondary role. All industries other those specific and B were left to private sectors. तो क्या होगा कि जो पहली हेडिंग बनेगी यहाँ पे वो बनेगी 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो लिस्ट ए में बनेगा दूस विच विल बी इंस्टैब्लिश एंड डेवलप एक्सेसिवली एज पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात होगी तो एग्जाम्पल में आ जाएगा रेलवेज, रेलवेज भी लिख सकते हो। और यहाँ पे लिस्ट बी बनेगी, वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आ जाएंगे और इसमें एग्जाम्पल आ सकता है जैसे, और इसमें एग्जाम्पल आएगा कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री आ गई, माइनिंग
इंडस्ट्री आ गई, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ गई। यहाँ पे मीन्स प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। ये हो गई हमारी लिस्ट ए, ये हमारी लिस्ट बी, और जो लिस्ट सी होगी वो ये होगी हमारी लिस्ट सी। जो लिस्ट सी है यहाँ पे अदर देन कैटेगरीज आ जाएंगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर्स, वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर्स। इसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश ओनली आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस was to encourage the establishment of industry unit in backward areas। इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा a license was needed not only for establishing new enterprises but also for expanded production capacity of extended ones। The force was to promote social welfare। यहाँ पे social welfare को promote करा जा रहा है rather than the private profits। इससे हमारे जो resources हैं वो भी increase होंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन में यहाँ पे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल कंसेशन में द प्राइवेट एंटरप्राइजेज वर टू टाइप्स। नंबर वन टैक्स होल्डिंग, जो कि है फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट्स ऑफ टैक्स फॉर सम थिंग्स, और दूसरा आ जाता है सब्सिडीज पावर सप्लाई। तो यहाँ पे भी यही लिखा है इंडस्ट्रियल शॉप्स टू गिव एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द पीस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द economy। The private enterprises were offer many types of industries for establishing new and industrial units in the backward region। इसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिलो द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बाय और सेल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट 75-year प्लान इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज कैटेगराइज बाय इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इसका दूसरा नाम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी था, अनदर नेम जिसको हम कहेंगे अनदर नेम, ठीक है। द स्ट्रेटजीज एम एट, क्या एम है? ये दो एम थे, एक था एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या है? इट इज अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट एक्सपोर्ट बाय मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपैरेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। इट हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फिर आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट इज अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट डोमेस्टिक production of those goods which a country has been importing to foreign exchange rate। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया इंडियन इकोनॉमी का, और जो आज हमने करा वो था हमारा चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, ये भी कंप्लीट हो गया है।